हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट के नोट्स देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत। तो इसमें पहला टॉपिक है जनन या प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। यह सजीवों का मौलिक लक्षण है। इसके द्वारा जनक अपने समान संततियों को उत्पन्न करता है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है। इसके पश्चात वह नई संतति को जन्म देता है। यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। इसके बाद आपके जनन के उद्देश्य। जनन के कारण जीवों में निरंतरता बनी रहती है। जनन के परिणाम स्वरूप जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और जीवों का विकास होता है। जीवों का डेवलपमेंट इसी से होता है। इस पृथ्वी पर जीवन जनन के कारण ही संभव है। इसके बाद दूसरा है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। ऐसी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं जो सजीवों के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि के दौरान होती है, जो सजीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। अर्थात सजीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग उपापचय कहलाता है। यह आपकी मेटाबॉलिज्म हो गई। इसके बाद उपापचय दो प्रकार से होता है। उपापचय मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उपचयन और एक अपचय। उपचय और अपचय यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। वे उपचय यानी एनाबॉलिज्म वे उपापचयी प्रक्रियाएं जिनमें अणुओं का संश्लेषण होता है, उपचयन कहलाती है। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण, ये आपके उदाहरण हो गया। इसके बाद अपचय यानी कैटाबॉलिज्म वे उपापचयी प्रक्रिया जिनमें बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं, उपचय अपचय क्रिया कहलाती है। जैसे शर्करा एटीपी ऊर्जा मुक्त करने के लिए जल तथा CO2 अणुओं में टूट जाती है। इसके बाद है वयता अथवा काल प्रभावन। जीवों की बढ़ती आयु के साथ उसके जैविक क्षमता में आने वाले कभी को काल प्रभावन या वयता कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वयता का अध्ययन किया जाता है उसे जीरेंटोलॉजी कहते हैं। व्लादिमीर कोरेंजेस्की को जीरेंटोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसके बाद वृद्धि ग्रोथ। वृद्धि सभी सजीवों का सामान्य लक्षण है। सभी जीव अपनी वृद्धि द्विगुणन या आकार में वृद्धि करते हैं। वृद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीव का आकार लगातार बढ़ता है। इसके बाद तीसरा पोषण न्यूट्रिशन। समस्त जैविक क्रियाओं जैसे वृद्धि, श्वसन, विकास आदि तथा जीव द्रव्य के निर्माण हेतु जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे पृथ्वी से जल, खनिज पदार्थ और वायुमंडल से CO2 लेकर पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में यह भोजन विभिन्न पदार्थों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि के रूप में संचित रहता है। जंतु इन पदार्थों को पादपों से प्राप्त करते हैं। किसी भी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। इसके बाद डेथ यानी मृत्यु। मृत्यु जीवन काल की सबसे अंतिम अपहासी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जीव में होने वाले समस्त जैविक कार्यों जैसे हृदय गति, श्वसन बंद हो जाते हैं। सारी उपापचय अपचय सारी क्रियाएं बंद हो जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक जैविक मृत्यु, एक चिकित्सीय मृत्यु, बायोलॉजिकल डेथ। जैविक मृत्यु की अवस्था में पोषण तत्वों तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण शारीरिक ऊतकों का क्रमशः विखंडन होने लगता है। और क्लिनिकल डेथ यानी चिकित्सीय मृत्यु, इस अवस्था में शरीर में होने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे नाड़ी, हृदय गति तथा आँखों में संवेदन नहीं होता है। ये आपके हो गए। इसके बाद आपके जीवों में वृद्धि उनके शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है तथा पादप एवं जंतु दोनों में ही कोशिका विभाजन के फल स्वरूप होती है। इसके बाद आपके श्वसन रेस्पिरेशन, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें
वायुमंडलीय O2 की सहायता से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा ही जीवों की समस्त क्रियाएं संचालित होती है। श्वसन क्रिया अपचय क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद भोज्य पदार्थों से मुक्त ऊर्जा का संचय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में होता है। इन्हीं लक्षणों के कारण ATP को कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। इसके बाद उत्सर्जन एक्सक्रेशन। सभी जीवधारियों में विभिन्न अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद अनुकूलन एडाप्टेशन। ये सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है जिसमें जीव अपनी कार्य की आकारिकी और व्यवहार में परिवर्तन करके स्वयं को किसी विशिष्ट आवास के लिए अनुकूलित करता है। सजीवों को विभिन्न आवासों में आसानी से निवास करने में अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद एक सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, यानी जो सजीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, और निर्जीव होते हैं इनमें भोजन ग्रहण करने की क्षमता का अभाव होता है, यानी इनमें कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे इंसान में श्वसन करने की होती है और उत्सर्जन की होती है। जैसे मैंने आपको भी बताया श्वसन, उत्सर्जन, जनन या ये जितनी अनुकूलन जितनी भी चीज़ें वो निर्जीव में नहीं होती है और सजीवों में गति पाई जाती है, जबकि निर्जीव में गति का अभाव होता है। और सजीवों में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, इससे हम अपने जैसे प्राणियों को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि निर्जीव इनमें प्रजनन की क्षमता का अभाव होता है। और सजीवों में श्वसन क्रिया पाई जाती है, निर्जीवों में श्वसन जैसी क्रियाओं का अभाव होता है। सजीवों के शरीर में कोशिकीय संगठन पाया जाता है तथा ये बहुत सी कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई निश्चित संगठन नहीं पाया जाता है और इनमें उपापचयी क्रियाएं होती रहती है जिनसे विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है, और इनमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है।